चलिए, स्वागत है आप सभी का। तो जिस चीज का आपको इंतजार था कि सर सब्जेक्टिव में हम लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी सब्जेक्टिव में, आज से ये आपका प्रैक्टिस, ये हम इसका नाम रखे प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रैक्टिस बैच 1, इसका मान लीजिए हमने नाम रखा प्रैक्टिस बैच 1। और ये कैसा प्रैक्टिस जी? तो सब्जेक्टिव प्रैक्टिस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो डेली आपका चल ही रहा है, बट सब्जेक्टिव थोड़ा बाकी रह जा रहा था। बट इसमें हम लोग करने वाले हैं 10 सीरीज, आपके लिए हम 10 सीरीज करने वाले हैं प्रैक्टिस बैच का, जिसमें हम हर सेशन में 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे हिंदी का। इसमें हम लोग अभी 2 मार्क्स वाला देख रहे हैं, फिर 5 नंबर वाला देखेंगे, फिर हम लोग ऐसे भी देखेंगे। तो आपको क्या करना है, पूरे सेशन को अच्छे तरीका से समझते हुए देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। अभी हम लोग 7 से 8 क्वेश्चन देखने वाले हैं। मात्र इतने क्वेश्चन में हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि 2 क्वेश्चन पक्का आपका फंसने वाला है, इससे कम क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। ये 100% वायरल क्वेश्चन है, क्योंकि हम फालतू के नहीं क्वेश्चन बल्कि वैसे क्वेश्चन को ही लाए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम बता दें, ये पहला है, ऐसे 10 सेशन करेंगे, उसको कंप्लीट करो और हिंदी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर छोड़ दीजिए। आपको केवल पढ़ना है, शाम को ऑब्जेक्टिव, अभी सब्जेक्टिव, फिर मजा आ जाएगा। हिंदी और इंग्लिश का जिम्मेवारी मेरा 200 मार्क्स का, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्या कह रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है ना। ऐसे तो इंग्लिश में भी कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत होता है, आर्ट का मतलब कला, आप जानते होंगे। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो ये एक ऐसा कला है जिसमें मनुष्य बातचीत करने के तरीके को सीखता है, ठीक है। वही बातें लिखा गया है, यह बातचीत की श्रेष्ठ कला है। ये कैसा कला है जी? एक श्रेष्ठ कला है। सहृदय की बातचीत कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि सबसे बढ़िया आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में होता है। ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यह बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया, ठीक है ना, ललित निबंध बातचीत से लिया गया। ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है मतलब एक बात करने का कला, ठीक है ना। बात करने के कला को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। उम्मीद करते हैं अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, लहना सिंह का परिचय। लहना सिंह का परिचय, अब देखिए जो चैप्टर आप लोग सेकेंड पढ़े होंगे ना, बड़ी ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए इसमें हमने पूरा आंसर भी लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो, लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है, बात तो सही है जी। जब आप पढ़े होंगे चैप्टर, ठीक है ना, तो इसमें आपको मालूम होगा कि लहना सिंह, ठीक है ना, उसने कहा था, जब आप पढ़े होंगे इसमें मालूम होगा आपको कि लहना सिंह इसमें मेन नायक है, ठीक है ना। अच्छा जी, इसमें कहा जा रहा है कि लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है, वह प्रेम की मर्यादा कायम रखने के लिए शहीद हो जाता है। सॉरी, मतलब ये देखिए प्रेम की मर्यादा, क्योंकि इसने बचपन में ही जिस लड़की को, ठीक है ना, एक तरह से उससे प्रेम किया था, जिस समय इनका एज 12 साल था और उसका 8 साल था, फिर उसी से मुलाकात होता है सूबेदारनी के रूप में। तो उसने मतलब उस समय वो बोलती है कि आप मेरे पति और आप मेरे बेटे का रक्षा कीजिएगा, और उसके लिए इन्होंने अपने प्राण तक को दे दिया था, ठीक है ना, युद्ध में। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। शहीद हो जाता है, वह राइफल नंबर 77 के सिख जमदार के रूप में सेना में काम करता है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। जब इसका परिचय आया तो आप लिख सकते हो, वह धीर, देखिएगा, वह धीर, वीर, निर्भीक, निर्भीक का मतलब किसी से डरने वाला नहीं, और विलक्षण बुद्धि का युवक था, ठीक है ना। और कैसा युवक था जी? तो उसमें धीर भी था, वीर भी था, निर्भीक भी था, ठीक है ना, और विलक्षण,
ठीक है, असाधारण युवक था। बचपन में अलहड़ बालक के रूप में दिखाई पड़ता है। मतलब जब शुरू में ऐसा होता है तो ये क्वालिटी उसमें नहीं रहता है, बट जैसे ही वो फौज में जाता है ना तो इसमें ऐसा क्वालिटी होता है कि वो धीर भी रहता है, वीर भी रहता है, परंतु 25 वर्षों के बाद वीर सैनिक बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका लहना सिंह का परिचय हुआ, इतना याद रखिएगा। लहना सिंह, ठीक है ना, एक नायक है कौन से चैप्टर का, ठीक है ना, उसने कहा था का। ये राइफल संख्या इतना लिख दीजिएगा। मतलब ये याद रखना है कि इसने प्रेम को भी मतलब एक पॉजिटिवली लिया, अच्छे से निभाया। ये वीर भी था, प्रेम को भी फॉलो किया, हर चीज को, वीर भी था, धीर भी था, निर्भीक भी था। ऐसे करके आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, उसने कहा था दिव्य प्राणोत्सर्ग की कहानी है या नहीं। मतलब इसमें बताया गया, दिव्य का मतलब क्या आप बोल सकते हैं, बिना देखे हुए, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। उसने कहा था दिव्य प्राणोत्सर्ग की कहानी है, क्योंकि उसका नायक लहना सिंह ने प्रेम के लिए ही अपने प्राण का उत्सर्ग किया। देख रहे हैं ना, प्रेम के लिए ही उसने अपने प्राण का बलिदान कर दिया। ठीक है ना, दिव्य प्रेम आ गया बात समझ में ना। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल ये दिव्य प्रेम का ही कहानी है। हम लोग 100% इस बात से सहमत है, कोई भी परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। चलिए जी, अगला, उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहां और किस रूप में होता है। तो ये देखिए, कहानी का प्रारंभ उसने कहा था, कहानी का आरंभ अमृतसर के भीड़ भाड़, ठीक है ना, वाले बाजार से हुआ। आपको याद होगा जब आप पढ़े हैं, वहीं एक सिख लड़का और लड़की एक दुकान पर मिले और वहीं से प्रेम का, ठीक है ना, आरंभ होता है, शुरुआत होता है। ठीक है, जैसे ही नजर से नजर मिलता है प्रेम होने लगता है, हो भी जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है आप पढ़े होंगे। लड़का मामा के केस धोने के लिए दही और लड़की रसोई के लिए बढ़िया खरीदने गई थी। दोनों के मिलन और परिचय से कहानी आरंभ होती है। मतलब इतना याद रखिएगा कि ये अमृतसर, ठीक है ना, एक भीड़भाड़ वाले बाजार में हुआ था, जहां एक लड़का एक लड़की पहली बार मिलते हैं और वहां प्रेम हो जाता है दोनों के बीच। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि उस लड़की का कुड़माई हो चुकी होती है। ठीक है ना, हो चुका होता है, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये पहली बार याद रखिएगा। 2-3 बातें जैसे में अमृतसर का है। अब और भी इसमें ज्यादा लिखना होगा तो उस समय लड़का 12 साल का था, लड़की 8 साल की थी, ये भी आप लिख सकते हो। जयप्रकाश नारायण कौन थे, ये भी आपका बहुत, ये 100% वायरल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत थे, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। इन्होंने 1974 में आप पढ़े होंगे, पटना के गांधी मैदान में जो भाषण दिया, उस एज में उससे 9 युवकों में एक जोश, एक जुनून आ गया था। ठीक है ना, ठीक है, तो याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ, स्वतंत्रता सेनानी मतलब समझ रहे हैं ना, जो स्वतंत्रता में भाग लिए, ठीक है ना, प्राप्ति के बाद भारत में संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत थे। इन्होंने ये स्टार्ट किया, पूरे देश में उन्होंने क्रांति फैला दिया था। पूरे देश में मात्र एक भाषण से पूरे देश में क्रांति फैला दिया था जयप्रकाश नारायण ने। तो ये भी आसानी से आप समझ गए होंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक ही क्वेश्चन को बार बार हम लोग को रिपीट नहीं करना है, बस 8 से 10 मिनट में हम लोग को कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा सीख लेना है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, आप चैप्टर में पढ़े होंगे। तो देखिए, उस चैप्टर में बताया गया है कि भ्रष्टाचार की जड़ जो गलत नीतियां आई हैं, ठीक है, आइए, भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां है, यही ना। भ्रष्टाचार क्या है, तो भ्रष्टाचार की जड़, सबसे जड़ क्या है, सरकार की गलत नीतियां, सरकार का नियम जो गलत होता है। इस कारण ही देश समाज में अनाचार, दुराचार फैल रहा है, जनता अन्याय के नीचे दबी है। ठीक है ना, लेकिन इन्होंने बताया क्या कि मतलब सबसे पहला बात कि भ्रष्टाचार है क्या, तो भ्रष्टाचार कुछ नहीं है, ये सरकार की गलत नीतियां ही भ्रष्टाचार है। और उसी के नीचे एक बार जिसका सरकार बन जाता है, इस भाषण में भी उन्होंने बताया है,
ठीक है, तो उसके नीचे ही लोग को मतलब दबकर काम करना पड़ता है, जो बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। आ जाए कि भ्रष्टाचार क्या है, तो आप लिख दीजिएगा भ्रष्टाचार की जड़, सबसे बड़ा जड़ क्या है, गलत नीतियां। इस कारण ही देश समाज में अनाचार दुराचार फैल रहा है, जनता अन्याय के नीचे दबी हुई है। ठीक है, गांधी, नेहरू और बोस का नाम किस पाठ में आया है, बताइए जी। तो आप पढ़े होंगे चैप्टर संपूर्ण क्रांति, ठीक है ना, ये भी पूछने का, ये देखिए ये आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, माय डियर स्टूडेंट, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि गांधी, नेहरू और बोस जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम कौन से चैप्टर में आया है, तो संपूर्ण क्रांति। कौन से चैप्टर जी, संपूर्ण क्रांति, ठीक है ना। आगे देखिए, कहा जा रहा कि दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ। ये क्वेश्चन आपके लिए वायरल क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, आप याद रखिएगा। आप शुरू के 1 2 3 4 मतलब 4 चैप्टर पढ़ लो, 5 चैप्टर पढ़ लो, होगा क्या है ना कि वहां से आपका 5 मार्क्स वाला भी क्लियर हो जाएगा, वहां से 2 मार्क्स वाला भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एक चीज हम कराएंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन पहले तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में हुआ। वेलोर अस्पताल जाने के क्रम में जयप्रकाश बाबू मद्रास में अपने मित्र श्री ईश्वर अवेयर के यहां रुके। दिन में दिनकर जी से भेंट हुई। दिनकर जी की रामनाथ गोयनक्का, ठीक है ना, गोयनक्का के यहां रुके हुए थे। रात में अचानक दिल का दौरा पड़ा, मतलब ये बताया जा रहा है कि उनका कहां और किस परिस्थिति में मौत हुआ। अचानक रात में, ठीक है ना, रात में अचानक दिल का दौरा पड़ा। उन्हें 3 मिनट में विलिंगडन नर्सिंग होम, जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, पहुंचाया गया। इलाज का पर्याप्त बंदोबस्त होने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। यानी आप एक तरह से याद इसको कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना, आसानी से, कि दिनकर जी का निधन कैसे और कब हुआ। तो आपको याद रखना है 24 अप्रैल 1974 को, मतलब मद्रास में हुआ था, वेलोर अस्पताल जाने के क्रम में। अब यहां लिखा हुआ है कि जयप्रकाश बाबू मद्रास में अपने मित्र श्री ईश्वर अवेयर के यहां रुके, ठीक है ना। दिन में दिनकर जी से भेंट हुई, ठीक है। इसमें वो भी बातें बताया जा रहा है कि दिनकर जी से भेंट हुआ और लास्ट में इनका मृत्यु कैसे होता है जी, तो विलिंगटन नर्सिंग होम में पहुंचाया गया, लेकिन इलाज का सारा बंदोबस्त होने के बावजूद भी इन्हें बचाया नहीं जा सका और इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके लिए 8 क्वेश्चन, आपके लिए 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एक बार कमेंट करके बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। ऐसे ही हम लोग 10 सेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले करेंगे और पूरा हिंदी का और इंग्लिश का पूरा धजिया उड़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।